यहाँ पे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट ये टॉपिक हमारा शुरू है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि क्या होते हैं कार्बोकैटायन, कार्बनायन, फ्री रेडिकल। ये तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसका नाम है कार्बिन। और इसी के साथ साथ हम आज ही के लेक्चर में देखने वाले हैं दैट इज द नाइट्रीन देखने वाले हैं। ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कार्बिन, जैसे कि कहाँ पे कौन सी रिएक्शन में कार्बिन फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स के कार्बिन होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सारी बातें हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे एक मेरी गुजारिश है कि आप शुरुआत से लेकर आखिर तक की वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आने वाली है। अदरवाइज पूरा वीडियो नहीं देखोगे आप तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में, आपको पूरा वीडियो समझना है। पूरे वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से समझा होगा, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये बातें समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बातें समझ में आएगी। या अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके या फिर आप मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट शुरू है। तो मैं आपका बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर दैट इज द कार्बिन। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बिन क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बिन। जिस तरीके से कार्बोकैटायन है, कार्बनायन है और फ्री रेडिकल है, ये सभी के सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसी तरीके से कार्बिन भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। जैसे कि एक रिएक्शन है रीमर-टाइमर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दी है आपके नेम रिएक्शंस करके। रीमर-टाइमर रिएक्शन है, एक कार्बिल-अमाइन रिएक्शन है। कार्बिल-अमाइन रिएक्शन में भी क्या फॉर्म होते हैं, दैट इज द कार्बिन फॉर्म होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं कार्बिन, क्या चीज है कार्बिन। तो देखिए दैट इज द, हमने जिस तरीके से देखा था कि कार्बोकैटायन, कार्बनायन और फ्री रेडिकल, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कार्बिन क्या होती है, न्यूट्रल स्पीशीज होती है। क्या होती है, न्यूट्रल स्पीशीज। हमने देखा है कि कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, फ्री रेडिकल क्या होती है, न्यूट्रल होती है। उसी तरीके से कार्बिन भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कौन सा कंपाउंड होता है, दैट इज द कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड किसका कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। So that it is a neutral covalent compounds of carbon having two bond pair, that is having how many bonds pair, यहाँ पे bond pair देखिए कितने हैं, टोटल 2 bond pair है और एक क्या है यहाँ पे देखो, one lone pair of electron। तो कार्बिन बोले तो न्यूट्रल स्पीशीज ऑफ कार्बन हैविंग 2 lone pair and 1 bond pair। 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस कार्बिन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे कार्बिन के वैलेंस शेल में वो कितने होंगे, 6 होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मतलब सिमिलर टू द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में भी तो हमने देखा है कि क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगी, ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कौन सी स्पीशीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्पीशीज। क्योंकि हमको पता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो क्या हो जाएगा, उसका पेट भरा हुआ होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी। जिस तरीके से कार्बनायन है उसी तरीके से इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत जिस स्पीशीज को होती है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती है उन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। और जो दैट इज द, जिन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम अटैकिंग रिएजेंट देखने वाले हैं। उसमें 2 तरह के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपल सी बात, एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकैटायन भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बिन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो दीज आर द
गुड इलेक्ट्रोफाइल, गुड इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे देखिए कि हमने बोला है कि कार्बिन में 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इसी को क्या बोला जाता है? कार्बिन। अगर मैं 2 हाइड्रोजन लगाऊं तो इसको क्या बोलोगे? मिथिलीन कार्बिन। क्या बोलोगे? CH2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से मतलब लोन पेयर, तो जिसको दी मिथिलीन कार्बिन। तो मिथिलीन कार्बिन के अलावा भी देखिए यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन लगा दिए तो क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो कार्बिन है, ये कार्बिन के 2 टाइप्स है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कार्बिन। नंबर 1 कार्बिन विच इज कॉल्ड एज द सिंगलेट कार्बिन एंड नंबर 2 विच इज कॉल्ड एज द ट्रिपलेट कार्बिन। तो ये जो कार्बिन के 2 टाइप्स है, ये जो क्लासिफिकेशन है कार्बिन का, ये किसके ऊपर बेस है? ये बेस है ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए ये 2 जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, बॉन्ड पेयर के नहीं, ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन, जो कि कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है? वो सिंगल है या पेयर्ड है? वो सिंगल है या पेयर्ड है? अगर सिंगल हो जाए या पेयर्ड हो जाए तो उसी के ऊपर से बताया गया यहाँ पे सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो यहाँ पे देखिए कि जो सिंगलेट कार्बिन है उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहेंगे? पेयर्ड रहेंगे। मतलब पेयर्ड रहेंगे, मतलब इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे। दे आर प्रेजेंट, हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि देयर आर दिस इलेक्ट्रॉन, दिस आर प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल, एक सिंगल ऑर्बिटल में ही क्या रहेंगे? दोनों के दोनों प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब सिंगलेट कार्बिन है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक सिंगल ऑर्बिटल में ही क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन देखो आपको समझ में आएगा, ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगे? अनपेयर्ड। यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कैसी होगी? सिंगलेट में पेयर्ड होगी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है ये कैसी होगी? अनपेयर्ड होगी। आपको बातें समझ में आएंगी। देखो हम ऑर्बिटल पिक्चर से जरिए से समझते हैं कि क्या होते हैं सिंगलेट कार्बिन और क्या होते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिंगलेट कार्बिन है। देखो ये 2 बॉन्ड पेयर और एक हमको क्या बतानी है? लोन पेयर बतानी है। तो एक लोन पेयर यहाँ पे कुछ इस तरीके से बता देंगे हम। देखो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बता देंगे। एक ही ऑर्बिटल में क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए ये 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और एक क्या हो गया? लोन पेयर। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाता है सिंगलेट कार्बिन। अगर वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में आ जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अनपेयर्ड हो गए। तो जिसमें पेयर होंगे उसे बोला जाएगा सिंगलेट कार्बिन, जिसमें अनपेयर्ड होंगे उसे क्या बोला जाएगा? ट्रिपलेट कार्बिन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगी उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब आप ही देखिए कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 है, मतलब एलपी, मतलब दैट इज द लोन पेयर कितनी है? 1 है, मतलब एलपी प्लस बीपी। देखिए यहाँ पे एलपी प्लस बीपी मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू कितना है? 3 है। देखो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। तो ध्यान में रखिए कि सिंगलेट कार्बिन में जो कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइज स्टेट है वो क्या रहेगा? ऑलवेज sp2 रहेगा। क्या रहेगा? ऑलवेज sp2। अगर sp2 है तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी? बताइए यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी रहेगी? प्लेनर, ट्राइगोनल, प्लेनर। एक्चुअली एग्जैक्ट प्लेनर नहीं रहती है। ये 2 जो बॉन्ड पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ये सभी के सभी एक प्लेन में आने वाले हैं, लेकिन इनमें बॉन्ड एंगल 120 का बॉन्ड एंगल नहीं रहेगा। ये जो बॉन्ड एंगल है, देखिए यहाँ पे फोकस करिए कि ये जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है आपको, ये 120 का बॉन्ड एंगल नहीं होगा। मैं थोड़े हाइड्रोजन ऊपर निकाल देता हूँ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे। तो ये बॉन्ड एंगल जो है ये 120 का नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम होगा, मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो शेप है वो शेप थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो हम परफेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे कि उसका शेप कैसा होगा? बेंड होगा। मतलब समझिए यहाँ पे कि ये 2 बॉन्ड पेयर और एक ये लोन पेयर एक ही प्लेन में रहेगी, बिल्कुल रहेगी एक ही प्लेन में। एक अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सारे के सारे जो 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर एक ही प्लेन में रहेगी। लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल है ये देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 120 नहीं होता है, तो थीटा इज लेस देन 120 डिग्री। तो ये बात ध्यान में रखिए। ज्योमेट्री तो प्लेनर होगी लेकिन शेप थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंड, मतलब बेंड दिखाई देंगे हमको इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। आपको बातें समझ में आ रही है? तो ये होगा दैट इज सिंगलेट कार्बिन के बारे में। अब चलते हैं दैट इज द ट्रिपलेट कार्बिन। क्या होता है ट्रिपलेट कार्बिन? अभी बोला है
कि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। अनपेयर्ड अगर हो गए तो मुझे बताइए यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर है, दो क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो है ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे एलपी, मतलब देखिए आप यहाँ पे कि एलपी प्लस बीपी, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू कितने, 2 है। 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, एसपी होगा। क्या होगा, एसपी होगा। एसपी होगा तो यहाँ पे देखिए ये जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। लेकिन यहाँ पे शेप भी क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है। मतलब ये दो जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली लीनियर नहीं होते, एक्चुअली कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये सेंटर में क्या आ जाएगा, कार्बन। मतलब इसका जो थीटा है इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब थोड़ा सा ज्योमेट्री क्या हो जाती है, इसमें भी बेंड हो जाती है। किसकी वजह से बेंड हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, एक में को रिपेल करेंगे। बॉन्ड पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन एक में को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल 180 नहीं रहेगा, जो कि रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन एसपी हाइब्रिडाइजेशन में होता है उतना नहीं रहेगा, 180 से थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। देखो मैंने बताया है आपको पिक्टोरियल व्यू में कि इस तरीके से वो क्या रहने वाली है, उसका शेप रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कि हमने बोला है कि शेप क्या हो गया, इसका बेंड हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एसपी हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी कब होगा पता है, ये अगर ऑर्बिटल में का इलेक्ट्रॉन, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मैं देखो लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर ये अनहाइब्रिडाइज है, क्या है, अनहाइब्रिडाइज। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे फिर से ये इलेक्ट्रॉन अगर हाइब्रिडाइज है, मैं ट्रिपलेट कार्बिन की बात कर रहा हूं, दैट इज ये क्या रहेगा, हाइब्रिडाइज। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में अगर चले जाता है, अगर अनहाइब्रिडाइज है तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन में अगर चले गया तो फिर ये दो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दो बॉन्ड पेयर, ये तो यहाँ पे देखिए आप कि ये एक एस और एक क्या रहेगा, दो क्या रहेंगे, पी। एक क्या रहेगा, एस और एक रहेगा पी, और इसका एक पी बढ़ जाएगा। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रिपलेट कार्बिन के जो दो इलेक्ट्रॉन है, जो कि दो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जो कि क्या है, अनपेयर्ड है, अगर उसमें का इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर वो हाइब्रिडाइज है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो सिंगलेट कार्बिन है उसमें के जो कार्बन है वो हमेशा कौन से हाइब्रिडाइजेशन में जाने वाला है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। परफेक्टली जो शेप रहेगा वो क्या रहेगा, उसका भी बेंड रहेगा, बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिपलेट कार्बिन में जो हमने बोला है कि यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है एक एक ऑर्बिटल में, तो वो अगर अनहाइब्रिडाइज है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp रहेगा। अगर वो हाइब्रिडाइज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp2 रहेगा। और बॉन्ड एंगल इसमें जो रहेगा, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसमें जो शेप है वो कितना होगा, दैट शेप कैसा होगा, बेंट होगा, एग्जैक्ट लीनियर नहीं होगा। ज्योमेट्री तो लीनियर होगी लेकिन शेप अलग अलग, आपको पता है कि शेप वेरी हो सकता है लेकिन ज्योमेट्री हमेशा क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो है थीटा वो इज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे समझिए आप कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिंगलेट कार्बिन है और क्या है, एक ट्रिपलेट कार्बिन है। तो मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया और उनके एंगल भी बताया। अब समझो यहाँ पे कि अब देखिए यहाँ पे कि ये जो सिंगलेट कार्बिन है इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल टू कितने, 0। क्या हो गए, 0। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं, तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है जिसको म्यू बोला जाता है वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, 0। डायपोल मोमेंट नहीं, दैट इज इसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो मैग्नेट से क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो ये जो सिंगलेट कार्बिन होते हैं ये क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब होगा दे रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये जैसे कि चौक है, दिस आर द पेन, दिस आर द प्लास्टिक पेन और पॉलीमर, ये अगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, मैग्नेट से क्या होगा, रिपेल होगा। तो मतलब जो मैग्नेट से क्या हो गया, रिपेल होंगे, उन्हें क्या बोला जाता है, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक मतलब जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 0 नहीं होते। अब इसमें देखिए आप कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कितने हैं, यहाँ पे 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला है, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू रखो, एंड दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज द 8। तो मतलब क्या हो जाएगा, रूट 8। और आपको यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट 8, और रूट 8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
रूट 8 इज टू आएगा 2.82 और ये कैलकुलेट करते हैं किसमें, बीएम में, और बीएम को बोला जाता है बोर मैग्नेट्रॉन। क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन। अब समझिए कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेट की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक। क्या बोला जाता है उन्हें, पैरामैग्नेटिक। तो देखिए यहाँ पे कि जो सिंगलेट कार्बिन है वो डायमैग्नेटिक है क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो ट्रिपलेट कार्बिन है उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई यहाँ पे, दैट इज 2.82 बोर मैग्नेट्रॉन। ये कैलकुलेट किया, सिंपल कैलकुलेशन है। तो जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, मतलब जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक। बस से आगे हम देखने वाले हैं दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कार्बिन क्या होते हैं, कि दैट इज द डाइवैलेंट होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होती है, जिन्हें बोला जाता है दैट इज द कार्बिन। और उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्पीसीज हो जाएगी। डिफ्यूजन स्पीसीज है तो एक्ट होगी इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे 2 तरह के हैं, एक है सिंगलेट कार्बिन, एक है ट्रिपलेट कार्बिन, जिसमें सिंगलेट कार्बिन आर दोज कार्बिन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, उसे बोलेंगे सिंगलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन आर दोज कार्बिन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, इसमें sp भी हो सकता है, sp3 भी, sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है। और इसमें बॉन्ड एंगल भी बताया। ये डायमैग्नेटिक हो गया और ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए, ये जो कार्बिन है इसे बोला है हमने सिंगलेट कार्बिन, और ये है ट्रिपलेट कार्बिन। इसकी स्टेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। कि यहाँ पे देखिए, आप मुझे बताइए कि ये सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में मोस्ट स्टेबल कौन होगा। ऑब्वियसली सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रिपलेट होगा, क्योंकि इसमें देखिए 2 बॉन्ड पेयर जो है एक में के अपोजिट साइड है, तो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर नजदीक है, तो बॉन्ड पेयर का क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। ड्यू टू द रेस रिपल्शन बिटवीन दी bond pair, so that's triplet is more stable than that of the singlet carbene. So that is a triplet carbene is more stable than singlet carbene because less bond pair repulsion between, ये जो बॉन्ड पेयर है इसमें रिपल्शन कम होने की वजह से यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन क्या हो जाता है, मोस्ट स्टेबल हो जाता है। किससे, सिंगलेट कार्बिन से। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि हेलो कार्बिन में ऐसा नहीं होता है। हेलो कार्बिन में मोस्ट स्टेबल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सिंगलेट स्टेट में होते हैं। हेलो कार्बिन इज मोस्ट स्टेबल इन विच स्टेट, इन सिंगलेट स्टेट रादर देन ट्रिपलेट। तो ऐसा हो क्यों रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हमने बोला है कि जनरली ट्रिपलेट इज मोस्ट स्टेबल देन सिंगलेट, लेकिन हेलो कार्बिन जो होंगे उसमें सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होंगे देन दैट ऑफ द ट्रिपलेट कार्बिन। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ लिए हैं सिंगलेट स्टेट में कि CF2 is more stable than CF2 is more stable than CCl2 than CBr2 than CI2। मतलब यहाँ पे समझिए आप कि ये जो हेलो कार्बिन है ये ज्यादा स्टेबल होते हैं कौन से स्टेट में, सिंगलेट स्टेट में रादर देन ट्रिपलेट स्टेट। तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये कार्बन जिसपे क्या है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक पी ऑर्बिटल क्या है, इसका एम्प्टी है। तो आपको पता है कि ये हैलोजन जो है इसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा एम्प्टी पी ऑर्बिटल को। क्या बोलोगे इसको, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलोगे, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। बैक बॉन्डिंग होगी तो देखिए यहाँ पे C और यहाँ पे आ जाएगा ये F और यहाँ पे होगा F इस तरीके से, और ये क्या रहेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और चार्ज से हमको कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज द बैक बॉन्डिंग। और आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग क्या करती है, स्टेबल करती है। क्या करती है, मॉलिक्यूल को स्टेबल करती है। तो हेलो कार्बिन में बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है, जो कार्बिन है हेलो कार्बिन वो क्या होने वाले हैं, ज्यादा स्टेबल होने वाले। अब यहाँ पे बोला है कि CrF2 इज मोर स्टेबल देन CCl2 देन CBr2 देन CI2। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है। तो हेलोजन की साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। हेलोजन की साइज बढ़ेगी तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होगी। बैक बॉन्डिंग बनने की टेंडेंसी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पे कि सिंगलेट में जो हेलो
कार्बिन्स है वो सिंगल स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जैसा जैसा हैलोजन की साइज बढ़ेगी वैसी वहां पे जो है बैक बॉन्डिंग बनने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और स्टेबिलिटी भी क्या होगी, फिर यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। तो कार्बिन कैसा फॉर्म होता है, तो यहाँ पे देखिए पहला कंपाउंड है दैट इज अ डायजो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, डायजो कंपाउंड। तो एक कंपाउंड है दैट कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज द डायजो कंपाउंड। तो डायजो कंपाउंड से भी कार्बिन फॉर्म होते हैं। जैसे कि डायजो कंपाउंड में आप डायजो मीथेन ले लो, मीथेन डायजो मीथेन कैसा होता है, दैट इज CH3 बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे CH2 होता है, दैट इज क्या हो जाएगा, डायजो मीथेन, CH2 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं इसको क्या करूंगा, हिट करूंगा, हिट करो या लाइट लो, यहाँ पे HNU के प्रेजेंस में, दोनों में से हिट करो या HNU के प्रेजेंस में लाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो नीचे का बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड पूरी तरीके से इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बनेगा CH2, इस पे आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, और ये N2 पैरेट ऑफ केमिस्ट्री उड़ जाएगा यहाँ से। अरे आपको बात समझ में आ रही, नाइट्रोजन जो है पैरेट ऑफ केमिस्ट्री मतलब उड़ जाएगा यहाँ से, तोते की जैसा तो बोला जाता है पैरेट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, देखिए दिस आर द कार्बिन, क्या बोलते हैं इसको, कार्बिन। हमने देखा है इसको मिथिलीन कार्बिन बोला है, हमने क्या बोला है, मिथिलीन कार्बिन। उसी तरीके से अगर और कुछ एग्जांपल देखा जाए, CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड N, सामने डबल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या बनने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, हिट कर देंगे हम इसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH, और यह हो गया कार्बिन। ये क्या हो गया, कार्बिन, और प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से, N2 निकल जाएगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं जिस तरीके से आपको समझ में आएगा। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिख दो CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, ये दो इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे बताइए, दैट इज द CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ हमने बॉन्ड CH, इस कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कार्बिन, प्लस क्या हो जाएगा, N2 इवॉल्व हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 रिलीज हो जाएगा। आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे किससे होगा, नेक्स्ट फॉर्मेशन होगा फ्रॉम कीटीन, दैट इज द कीटीन इज द सिस्टर ऑफ कीटोन व्हिच इज कॉल्ड एज द कीटीन। तो कीटीन क्या होता है, डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे कीटीन का हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ले लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, दैट इज द R बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, दैट इज द, ऐसा एग्जांपल लेंगे हम। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप ये जो डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे आ जाएंगे, इस कार्बन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे। तो क्या मिलेगा, बोलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, R बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन प्लस पैरेट ऑफ केमिस्ट्री CO2 यहाँ से निकल जाएगा, सॉरी CO2 नहीं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके से निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पे कार्बिन कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लीजिए यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जांपल साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे हो जाए C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से C डबल बॉन्ड O। तो क्या होने वाला है, अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो मतलब कुछ इस तरीके से मिलेगा हमको यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड, ये इस तरीके से देखिए आप, ये हो जाएगा दैट इज द कार्बिन, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी एग्जांपल दिया है आपको तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से जो एलिमिनेट करना है, छोटा सा प्रोडक्ट एलिमिनेट कर दीजिए, और कार्बिन इस तरीके से फॉर्म होने वाला है। देखिए नीट में प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा गया है, कीटीन का तो नहीं, इससे पहले ये कीटीन का नहीं, लेकिन ये इस तरीके से डायजो कंपाउंड का पूछा गया है,
कि डायजो कंपाउंड को अगर हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वहां पे क्या मिलता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बिन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डायजोनियम कंपाउंड को अगर हम हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बिन। तो देखिए यहाँ पे कार्बिन मिल रहा है। उस तरीके से कीटीन को जो है, कीटीन को भी हम अगर हीट करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ पे कार्बिन मिलने वाला है। अब देखिए लास्ट प्रिपरेशन है, हेलो अल्केन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपने लिखा है तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। आप देखिए ये हमारा हो चुका है। इससे पहले तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हेलो अल्कीन से किस तरीके से फॉर्म होते हैं कार्बिन। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड जो है वह है विच इज कॉल्ड एज दी हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब होता है अल्केन में से हाइड्रोजन निकालो, हाइड्रोजन डाल दो। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए CH2I2, CH2I2 यहाँ पे देखिए हमारे पास में हेलो अल्केन है जो है CH2I2। अगर मैं इसके ऊपर जिंक डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, जिंक, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ZnI2 निकल जाएगा। Zn देखो Zn और ये I2, ZnI2 और ये सॉरी ये CH2 है। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, CH2 और ये मिलेगा कार्बिन। ये क्या हो जाएगा, कार्बिन हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए हमारे पास में एक हेलो फॉर्म है, दैट इज H बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा Cl, यहाँ पे भी हो जाएगा Cl और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इधर निकाल देता हूँ। देखिए आप फिर से निकालता हूँ। यहाँ पे है H, यहाँ पे है C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl। अगर इस क्लोरोफॉर्म पे, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म, दैट इज CH_Cl3 विच इज कॉल्ड एज द क्लोरोफॉर्म। तो इस क्लोरोफॉर्म में का ये जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक है। अगर मैं इसमें बेस डाल दूं, क्या डाल दूं, बेस डाल दूं, तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा हमको C, और ये C पर क्या आएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन तो पॉजिटिव लेके गया, मतलब इलेक्ट्रॉन देके गया वो, तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये 3Cl, इस तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3Cl हो जाएगी। अब हाइड्रोजन ये इस कार्बन के जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी औकात तो नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज को संभाल पाए, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस नेगेटिव चार्ज को लेके कौन भागेगा, ये Cl लेके भागेगा। अगर Cl लेके भाग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस, मैं नीचे बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे दैट इज द CCl2 और ये हो जाएगा कार्बिन। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CCl2 और ये हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलोगे आप इसको, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है इन रीमर-टाइमन रिएक्शन। इन विच रिएक्शन, रीमर-टाइमन रिएक्शन। तो देखिए ये कार्बिन है, कार्बिन का हमने फॉर्मेशन भी बताया, कितना सिंपल वे में आपको मैंने कार्बिन का यहाँ पे फॉर्मेशन बताया है। और ये जो कार्बिन है ये वेरियस नेम रिएक्शंस में फॉर्म होते हैं। जैसे कि एक नेम रिएक्शन है, हम आगे देखेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। एक है रीमर-टाइमन रिएक्शन और एक फेमस रिएक्शन है दैट इज द कार्बिल अमाइन रिएक्शन, जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही बदबूदार स्मेल आती है, उसको बोलते हैं कार्बिल अमाइन। तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन में भी कार्बिन क्या होते हैं, इंटरमीडिएट के तौर पे फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, हम नाइट्रिन, एक छोटा सा टॉपिक है, नाइट्रिन डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट। 4 रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गए, अभी 5th रिएक्शन इंटरमीडिएट है विच इज कॉल्ड एज दी नाइट्रिन बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, नाइट्रिन। अब यहाँ पे देखिए हमने बोला है कार्बिन है, कार्बिन में 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर होती है, उसे क्या बोला जाता है, कार्बिन, जो कि डाइवैलेंट होता है। 2 बॉन्ड होते हैं ना, तो डाइवैलेंट होगा। अब यहाँ पे कार्बिन के बाद में जो नाइट्रिन है ये यूनिवैलेंट होता है, और कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। और यूनिवैलेंट मतलब एक ही इसमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर होती है, और 2 क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर। अब ये नाइट्रिन है तो कार्बिन है तो कार्बन के ऊपर आए थे, और नाइट्रिन है तो किसके ऊपर आएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन का एक ही बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर होगा, और 2 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो मैंने बताया यहाँ पे कि इट इज अ न्यूट्रल यूनिवैलेंट नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग one bond pair and 2 lone pair। 1 bond pair and 2 lone pair। 2 lone pair बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सो that's contain the how many electron, 6 electron in valence shell, like that कार्बिन, कार्बोकैटायन। कार्बिन और कार्बोकैटायन में हमने देखा है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो अभी तो बोला है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद में वही देखने वाले हैं हम। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है इसे बोला जाता है नाइट्रीन। यहाँ पे देखिए R है और ये N है,
एक बॉन्ड पेयर और दो क्या हो जाएंगे लोन पेयर। इसको क्या बोलते हैं हम नाइट्रीन। अब नाइट्रीन में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगलेट नाइट्रीन और दूसरा होता है ट्रिपलेट नाइट्रीन। अगर ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ऑर्बिटल पिक्चर्स है, इस ऑर्बिटल पिक्चर में आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 लोन पेयर में चले जाएंगे, तो 2 लोन पेयर में 2 लोन पेयर कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, मतलब जिसमें नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0 हो गए। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, 0 होगी, मतलब ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस नाइट्रोजन का, तो एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, मतलब एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, मतलब Lp प्लस Bp इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 होगा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सिंगलेट नाइट्रीन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड नहीं होते, लेकिन एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए और दूसरे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड हो गए, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 2 है, एक तो पेयर्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 अनपेयर्ड। देखो टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा हमने तो Lp प्लस Bp इज इक्वल टू कितना है, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपलेट नाइट्रीन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और सिंगलेट नाइट्रीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मेशंस है, फॉर्मेशंस के रिएक्शंस हम देख लेंगे यहाँ पे कैसा होता है फॉर्म। तो अब देखिए यहाँ पे कि फ्रॉम अल्किल अजाइड से भी फॉर्म होता है, फ्रॉम और असाइल अजाइड से भी फॉर्म होता है। मैंने बोला था डायजो, जिसमें 2 नाइट्रोजन होंगे उसे डायजो बोलते हैं, नाइट्रोजन को एजो बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है जिसको क्या बोला जाता है, अजाइड। तो क्या होगा, नाइट्रोजन कैसा फॉर्म होगा, देखिए R बॉन्ड N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पे क्योंकि 4 बॉन्ड फॉर्म किया है तो पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये देखिए 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 में के ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर के और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे के, दिख रहा है आपको साफ साफ। ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाएंगे और ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे आ जाएंगे, मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा R बॉन्ड N, ये देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर प्लस और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या मिलेगा आपको, N2 मिलेगा, क्या मिलेगा, N2। पैरेट ऑफ केमिस्ट्री निकल गया, उड़ गया यहाँ से, आपको बात समझ में आ रही है। अब क्या करोगे, ये R के जगह पे हम CH3 लेंगे एग्जांपल के तौर पे, R बॉन्ड N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इसमें तो बराबर 3 बॉन्ड फॉर्म किया, इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच। तो यहाँ पे मिलेगा आपको बोलो CH3 बॉन्ड N, इसके ऊपर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर और प्लस क्या मिलेगा, दैट इज N2, ये हो गया दैट इज नाइट्रीन। क्या हो गया, नाइट्रीन, मिथिल नाइट्रीन बोलते हैं जिसको, क्या बोला जाएगा, मिथिल नाइट्रीन। अब ये R के जगह पे हमने RCO लगा दिया तो वही मामला होने वाला है। देखिए यहाँ पे वही तो बात है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, R बॉन्ड CO आ जाएगा और ये नाइट्रोजन पे इस तरीके से 2 लोन पेयर और यहाँ पे मिलेगा N2। CH3 लगा दो, यहाँ पे कुछ भी लगा दो, CH3 लगा दो या C6H5 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। C6H5 ऊपर CO, सामने N डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। तो मिलेगा आपको C6H5 C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रीन, क्या बोलोगे आप इसको, नाइट्रीन। तो इस तरीके से क्या होने वाला है, नाइट्रीन फॉर्म हो गए। तो एक अमाइन में रिएक्शंस आने वाली है, दैट इज द हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशंस। तो हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में नाइट्रीन एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कार्बोकैटायन कौन से रिएक्शन में होते हैं, कार्बन आयन कौन से रिएक्शन में होते हैं, कार्बिन फ्री रेडिकल्स कौन से रिएक्शंस में होते हैं, नाइट्रीन कौन से रिएक्शंस में होते हैं। ये सारी रिएक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जब रिएक्शंस आएगी तो उसका मैकेनिज्म भी समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे सारी बातें आपको बता दी रिलेटेड टू कार्बिन और रिलेटेड टू द नाइट्रीन्स। आपको बातें समझ में आ रही है तो आप उसे लाइक कर देना ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आपको बातें समझ में
आ रही है नहीं आ रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, कुछ कहाँ पे डिफिकल्टी कर जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।